देखिए जो टॉपिक इसमें छूटा है पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पराग कोश का विकास। पराग कोश का विकास। क्या? पराग कोश का विकास। अभी देखिए, अभी जो अभी आपने देखा कि ये पराग कोश का संरचना बना था कुछ इस तरह से, देख लीजिए कुछ इस तरह जो संरचना बना हुआ था, इसका विकास कैसे होता है, ये कैसे बनता है। अब देखिए जब पराग कोश किस अवस्था में रहता है? तरुण अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? तरुण अवस्था। तरुण का अर्थ क्या होता है? नया। बताइए। नया सच्ची। नया नहीं, जब तरुण का मतलब होता है यंग, एडल्ट। नया ही होगा ना। देखिए भावनाओं में नहीं समझ शब्द इसे क्या कहते हैं? बताइए, इस स्तर को क्या कहते हैं? बाह्य स्तर कहते हैं। इसके नीचे क्या होता है? देखिए कुछ कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। इसी में और क्या पाया जाता है? इसे क्या बोलते हैं? वही संवहन ऊतक। क्या होता है? संवहन ऊतक होता है ना। देखिए अब इसका विकास कैसे होता है। देखिए इसमें जो बाह्य परत और अंतः परत होती है ना। अब देखिए इसमें जो इसकी अंतः परत जो पूरी की पूरी संरचना वो किसकी बनी होती है? ये विभाज्य ऊतकीय कोशिका से बनी होती है। क्या? विभाज्य ऊतकीय कोशिका से बनी होती है। अब देखिए इसका विकास कैसे हो रहा है। अब जब पराग कोश तरुण अवस्था में, यंग अवस्था में रहता है तो इनके शरीर की जो विभाज्य ऊतकीय कोशिका होती है, ये कुछ कोशिकाएं, क्या इनकी कुछ कोशिकाएं जो बाह्य स्तर से सटी रहती हैं, आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। आकार में जब बड़ी हो जाती हैं तो अर्थात कुछ इस तरह की कुछ कोशिका, देखिए सभी कोशिकाएं नहीं, क्या सभी कोशिका, एकाध दो कोशिका क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है। अब देखिए ये बाह्य स्तरीय आपकी कुछ कोशिकाएं बड़ी हो गई आकार में, और जब बड़ी हो जाती हैं और इसमें आपका संवहन ऊतक जो था वैसे ही रहेगा। अब जो आकार में कोशिका बड़ी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? प्रप्रसूप कोशिका नाम देते हैं। क्या? प्रप्रसूप कोशिका नाम देते हैं। अब देखिए प्रप्रसूप कोशिका में आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्रप्रसूप कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। कहाँ से होगा? समसूत्री विभाजन होता है। और ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है कुछ इस तरह। देखिए कुछ इस तरह कोशिका बढ़ जाती है, उसका केंद्रक भी क्या हो जाता है? आपस में बढ़ जाता है। अब ऊपर की कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। और नीचे की कोशिका को प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? देखिए कितना समसूत्री विभाजन होता है। देखिए प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब कितनी कोशिका का निर्माण होता है? 3 से 5 बार समसूत्री विभाजन होता है। और किसका निर्माण होता है? बताइए। 3 परत का निर्माण होता है। क्या? अंतः परत, मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। और जो आपकी ये नीचे वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? हाँ, पूबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इसमें लगातार कितना 3 से 5 बार 3 से 5 बार समसूत्री विभाजन होता है। और किसका निर्माण होता है? 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन होता है।
लघु बीजाणु जनन चलिए 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन और लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण। लघु बीजाणु लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। दूसरा वही उसका ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसी का सर जी निर्माण होता है। इसी के बहुत अच्छा सारे एक ही नाम परत का। हाँ, इसी के अच्छा बहुत सारे- लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? चार परागकण का निर्माण। 4 परागकण का निर्माण होता है। कितना? 4 परागकण का निर्माण होता है। अब देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए 4 परागकण जो बनते हैं आपका ये कैसे बनते हैं। कभी कभी जीवन में परिभाषा याद कर लीजिएगा। कौन सी परिभाषा? लघु बीजाणु जनन। लघु मीन्स छोटा, बीजाणु मीन्स बीज, जनन मीन्स निर्माण होना न। इस जो परागकण का जो निर्माण हो रहा है कैसे? लघु बीजाणु जनन कोशिका से जब सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब इसी से देखिए जब ये निर्माण होते हैं तो जब जो 4 परागकण बनते हैं तो कुछ इस तरह ना, कुछ इस तरह एक ही में सटे रहते हैं और ये एक लेयर के द्वारा, किसके? एक लेयर के द्वारा चारों तरफ से ढके रहते हैं। इस लेयर का नाम क्या होता है? इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या कौन सी लेयर है? कैलोज लेयर होती है। कौन सी लेयर? कैलोज लेयर होती है। और इस कैलोज लेयर देखिए कि अंदर 4 परागकण उपस्थित होते हैं। देखिए ये जो 4 परागकण होते हैं एक ही में सटे रहते हैं और एक ही सटे रहने के कारण ये एक परत से क्या हो जाते हैं? ढके रहते हैं। उस परत का नाम क्या है? कैलोज लेयर कहते हैं। अब देखिए कैलोज लेयर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? और वो एंजाइम कहाँ से निकलता है? टेपिटम की कोशिका से निकलता है। कहाँ से? टेपिटम की कोशिका से निकलता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज एंजाइम। क्या? कैलेज। देखिए कैलोज लेयर था तो कैलेज एंजाइम था ना। कैलोज एज मेज गेज जहाँ लग गया एंजाइम का काम हो गया। माल्टोज माल्टेज एंजाइम। ग्लूकोज ग्लूकोज कौन सा एंजाइम बताइए? ग्लाइकोजन का है। ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है। उसे तोड़ने के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन तोड़ता है। जब हमारा भोजन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। हम लोग अब कहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं के रूप में भोजन स्टोर करते हैं? कहाँ पे करते हैं? लीवर में करते हैं, यकृत में करते हैं। जब हमें 1-2 दिन भोजन नहीं मिलता है तो हम कहाँ से लेते हैं? वही जो स्टोर किए रहते हैं वही इंसुलिन आता है, उसे ग्लाइकोजन को फिर किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को हम ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए कैलेज एंजाइम करता क्या है? कैलोज लेयर के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद एक कैलोज जो लेयर होती है ये टूट जाती है। जब टूट जाती है तो सुनहरे सुनहरे 4 परागकण हमारे बाहर आ जाते हैं ना। ये परागकण आपके बाहर आ जाते हैं। ये आपका परागकोश का विकास और परागकण का निर्माण। परागकण की संरचना आप इसको पहले पढ़ ही चुके हैं ना। अभी वाला पूरा टॉपिक